Hello everyone, welcome to my channel Instant Education. So today we are going to start chapter 2 physical quantities and measurement of class 8. So in this chapter basically we are going to study about the physical quantities and their measurement. Right? So we will start with the topic density. Okay, so what is density actually? तो हम लोग जानते हैं कि हर एक बॉडी का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक सर्टेन मास होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो बॉडी वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे उस बॉडी का मास इंक्रीज होता है, और उसी तरह जैसे जैसे वो मास इंक्रीज होता है उस बॉडी का वैसे ही वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, let's take an example of this circle and this circle. ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं, let's suppose that ये जो सर्कल है this is of 2 kg and ये जो सर्कल है ये है 4 kg. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक चीज तो साफ साफ दिख रही है कि ये जो 2 kg का सर्कल है ये कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट, कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये जो 4 kg का सर्कल है ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉडी की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मास भी इंक्रीज हो रहा है. तो अब इसे हम लोग कैसे लिखें पहले वो देखते हैं. ओके, इसका कहने का मतलब है मास इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, या वाइस वर्सा, वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो मास इंक्रीज हुआ. इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, मास घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट जा रहा है. तो सिंपल सा यही मतलब था उस स्टेटमेंट का. ठीक है, वेरी सिंपल. अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि जो इक्वल मास होते हैं, अब इसका भी हम लोग बना लेते हैं एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल एक एक पॉइंट का एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. मान लो एक ये है और एक ये है, थोड़ा ठीक है. अब ये दोनों क्या है, इनका मास इक्वल है. मास हम लोग ले लेते हैं, इसका भी मास है m और इसका भी मास है m, मतलब मास दोनों का क्या है, इक्वल है. अब देखो, इक्वल masses of different substances have different volume. ठीक है, सब्सटेंस क्या है, डिफरेंट है. ओके, तो हम लोग फिर से बनाते हैं. यहाँ पे मान लेते हैं कि लेड है और ये मान लेते हैं हम लोग कि ये क्या है, कॉटन है. आप सब ने देखा होगा कॉटन को भी और लेड को भी. लेड को नहीं भी देखे होंगे तो जानते हैं ना इतना कि इट इज एन एलिमेंट. सो मान लेते हैं कि ये क्या है, लेड है. दिस इज व्हाट, दिस इज लेड एंड दिस इज कॉटन. अब हम लोग मान लेते हैं कि ये भी है 1 kg एंड ये भी है 1 kg. अब आप खुद बताओ कि आपको क्या लगता है ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, ज्यादा स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया है, लेड या फिर कॉटन. तो आप देख के बता सकते हैं कि लेड ने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है बट कॉटन ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है. ये वही बता रहा है कि मास भले ही इक्वल हो, मास दोनों का क्या है, इक्वल है. मास भले ही इक्वल हो डिफरेंट सब्सटेंसेस के, बट उनकी वॉल्यूम डिफरेंट हो सकती है. तो हमने ये एग्जांपल ले लिया. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके क्या है, इसके पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड और इसके पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड. ठीक है, लेड के पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड एंड कॉटन के पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड. तो इस वजह से होता है. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा. अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. अब यहाँ बता रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. अब हम लोग मान लेते हैं कि ये है आयरन. ठीक है, ये क्या है, ये है आयरन, और दूसरी तरफ है
लेट्स सपोज दूसरी तरफ है वुड, तो वुड हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि वुड है, ठीक है। दिस इज आयरन मतलब Fe एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वुड। तो देखो ये क्या है, वॉल्यूम दोनों की इक्वल है, V इज इक्वल्स टू V, मतलब वॉल्यूम आयरन का और वॉल्यूम वुड का दोनों क्या है, इक्वल है। बट देखो मास यहाँ पे आयरन का बहुत ज्यादा है देन द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुड। इसका मास मतलब मास इसका m1 मान लेते हैं मास, और इसका m2 मान लेते हैं। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब Fe का मास वुड के मास से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं और वुड के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, मतलब उसके कंपैरिजन में लूजली पैक्ड है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आयरन इज डेंसर देन वुड, ठीक है। सो आयरन इज व्हाट, आयरन इज डेंसर वुड, डेंसर देन वुड। तो इस चीज को कि वो डेंसर है उससे ज्यादा, तो इसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी का। हम लोग ऐसे कहेंगे, इसके बजाय कहने के बजाय कि आयरन इज डेंसर देन वुड, हम लोग ये कह सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वुड, राइट। अब ये आपको हम लोग बताएंगे। वैसे ही जो हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था कॉटन एंड लेड का, तो उसमें हमने क्या देखा, दैट लेड इज डेंसर देन कॉटन, क्योंकि लेड क्लोजली पैक था और कॉटन लूजली पैक था। अब आते हैं डेंसिटी क्या होती है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए स्मॉल d से। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अब यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मास की SI यूनिट होती है kg एंड वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की SI यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की SI यूनिट क्या हुई, पास्ट क्या हुई डेंसिटी की SI यूनिट, kg पर मीटर क्यूब। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं kg m की पावर -3, राइट। अगर आपको ये स्लैश हटाना है डिवाइड वाला, तो इसके आगे आप माइनस लगा देंगे, क्योंकि आप इसे क्या ले आएंगे, इसे आप ऊपर ले आएंगे, तो ऊपर आने के बाद 3 का साइन -3 हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। फिर से लिख लेते हैं हम लोग SI यूनिट, SI यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं CGS यूनिट। सो kg को हम लोग क्या, kg मतलब मास का CGS यूनिट क्या है, ग्राम है, राइट। और वॉल्यूम का SI यूनिट, सॉरी CGS यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब हम लोग ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब करेंगे और जब इसको ऊपर लाएंगे तो हमारा आंसर आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अबाउट द SI यूनिट एंड द CGS यूनिट। अब हम लोग जानेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखो SI यूनिट क्या था, 1 kg। एक्चुअली मैं यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। सो राइटिंग के लिए आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। 1 kg पर मीटर क्यूब, ओके। अब हम लोग इसको कैसे लिख रहे थे, 1 kg बाई
1 मीटर क्यूब, राइट। अब 1 kg कितना होता है ग्राम में? 1000 ग्राम। और 1 मीटर क्यूब कितना होता है सेंटीमीटर में? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और इसका क्या है? इसका है क्यूब। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये कैसे आएगा? 100 को हम लोग 100 का क्यूब कर लेते हैं, मतलब 3 बार 100, राइट। 2 0 कट गया, 1 0 और कट गया, तो यहाँ पे क्या आया? 1 बाई, जगह नहीं है मेरे पास तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ओके, सो 1 बाई क्या बचा नीचे? 1 बाई 1000 बचा। क्या आ गया ये? ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, अब इसको फ्रेश पेज पे लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इतना तो आ गया था ना, 1 बाई 1000 आ गया हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उस तरफ क्या था? 1 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो ये क्या है? ये 1000 क्या है? ये 1000 है 10 की पावर 3। तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3, राइट। -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, और उसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया 1 kg बाई 1 मीटर क्यूब। और फिर हमने kg को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, विच इज द CGS यूनिट ऑफ मास। एंड देन वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में, विच इज द CGS यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इसको मिला के क्या बन गया? द CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो जब हमने काटम कुटम किया तो क्या बचा हमारे पास? 1 बाई 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट 1 kg मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बाई 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर जब हम लोग इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, 1000 को सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे 10 की पावर 3 का मतलब है, मतलब 1 के साथ 3 0 है ना, 3 0। तो जब हम लोग इस 3 को, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -3। तो क्या आ गया हमारा? 10 की पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और उसको अगर हम लोग लिखना चाहें, उल्टा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 kg मीटर पर मीटर क्यूब। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ गई होगी दोनों के बीच में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मास दिया है आयरन का 78 ग्राम और वॉल्यूम दी है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप इसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मली तो आपका आ गया, राइट। The mass of 1 centimeter cube of water is इतना, hence density of water is 1 ग्राम by 1 centimeter cube। तो सिंपल है, बस डिवीजन है। उसी तरह कॉपर का भी मास दिया है, वॉल्यूम दिया, डिवाइड कर दीजिए, योर आंसर इज देयर। अब हम लोग देखते हैं डू यू नो, इस बॉक्स में क्या दिया है? The density of a substance does not change with any change in its shape or size। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी एक सब्सटेंस की डेंसिटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उसका शेप और उसकी साइज को चेंज करके, ठीक है। सेकेंड है
Almost all substances expand on heating and contract on cooling, but their mass does not change. तो यहाँ पे दिया है कि जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो एक्सपैंड करते हैं, मतलब फैलते हैं हीट करने पे, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोल्ड करने पे. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं कोल्ड होने पे, लेकिन उनका मास नहीं चेंज होता है. इसका मतलब जो डेंसिटी है उस सब्सटेंस की वो डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा. The only exception is water, which contracts on heating from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius and expands on heating above 4 degrees Celsius. So the density of water increases from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius and then decreases above 4 degrees Celsius. तो इस बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे गिव रीजंस में, राइट. तो इसलिए आपको ये वाला जो पार्ट है, एक्सेप्शन वाला पार्ट, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट स्टिल मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा देती हूँ, राइट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की, डेंसिटी वो डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसी तरह जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. इससे क्या पता चलता है हमें, दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब डेंसिटी इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज हुई, राइट. अब यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन बता दिया है, ठीक है. अब एक्सेप्शन क्या है, वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक होता है तो वो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है. जबकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था, दैट एनी सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हीट करने पे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, और एक्सपैंड कर रहा है हीट करने पे अबव 4 डिग्री सेल्सियस. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा. तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो डेंसिटी है वाटर की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, दैट वाटर हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, राइट. तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे टेम्परेचर क्या कर रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट. और जब इससे ज़्यादा हम लोग हीट करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस के अबव, तो डेंसिटी क्या होगी, वहाँ पे डिक्रीज होगी. इसका मतलब क्या है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, विच इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आई थिंक आपको ये 9 में पढ़ना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक पूरा टॉपिक है एक चैप्टर में आपके क्लास 9th और 10th में, आई एम नॉट कन्फर्म, ओके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट जब टाइम आएगा तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, राइट. तो ये छोटा सा बॉक्स था, इसे हमने देख लिया. अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर सॉलिड. अब रेगुलर सॉलिड की डेंसिटी कैसे डिटरमाइन करें, तो उसका पूरा फॉर्मूला है. यहाँ पे थोड़ी सी मैथ आ गई आपकी. सो सबसे पहले हमें क्या मेजर करना है, मास मेजर करना है ऑफ द गिवन रेगुलर सॉलिड बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस, ओके. अगर बीम बैलेंस आपने नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च करिए बीम बैलेंस और देखिए कैसा होता है. सेकेंड स्टेप है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. तो वॉल्यूम फाइंड करना है अगर रेगुलर सॉलिड की, तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा. अगर वो क्यूब है तो एक साइड जो है उसका क्यूब कर देंगे हम लोग, ठीक है. क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब. और वॉल्यूम है अगर सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट. और पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया है हमने, 3.14, ठीक है. तो जो साइड, अगर हमें साइड मेजर करना है, लेंथ ब्रेथ या फिर क्यूब की साइड या फिर हाइट जो भी है सब मेजर करना है, अगर हमें या रेडियस मेजर करना है,
तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? मीटर रूलर, मतलब जो स्केल आप कह सकते हैं, राइट। ये सब बहुत ही इजी है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एक बार बस ये मैथ ही लगाना है, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह आपने पहले भी पढ़े होंगे। थर्ड है मास और वॉल्यूम जब पता चल जाए तो डेंसिटी निकाल दीजिए, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि अगर क्यूब का मास, आयरन का क्यूब है, उसका मास अगर 210 ग्राम है और एक साइड क्यूब की 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइड दे दी गई है हमें, ओके, एक मिनट, तो हमें साइड दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो जो एक साइड है उसका क्यूब, मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको सिंपली अगर हम लोग लिखें इन अ सिंपल फॉर्म तो ये क्या है? 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और सेंटीमीटर कितनी बार है? 3 बार, तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल गई। अब वॉल्यूम भी पता है और मास भी पता है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास है 210 ग्राम और वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो गया? 7.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसे आप SI यूनिट में करना चाहते हैं तो SI यूनिट में भी कर सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज वेरी इजी, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। सो ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम नापने के लिए कौन कौन से वेसल्स यूज होते हैं? सो आपने ये क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग कि डिफरेंट वेसल्स यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट वॉल्यूम, लिक्विड के डिफरेंट वॉल्यूम को नापने के लिए। सो कुछ ये वेसल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है किसका बना होता है? ग्लास या फिर प्लास्टिक का, एंड इट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स, मतलब इसकी जो मेजरिंग दी है मिलीमीटर से दी है, विथ इट्स 0 मार्क एट द बॉटम, मतलब 0 वाला मार्क सबसे नीचे, और धीरे धीरे जब इसकी ग्रेजुएशन इंक्रीज होती है अपवर्ड की तरफ, तो नंबर इसके बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है मेजरिंग सिलेंडर के, दैट इट इज इन मिलीमीटर। और कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू होता है और बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जा रहा है? 100 तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि 100 ही तक हो, बस इसकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। 50 ml भी होता है, 100 ml भी होता है, 200 ml भी होता है, 500 ml भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, और जो भी इसकी कैपेसिटी होती है वो मेजरिंग सिलेंडर पे मार्क होती है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा है मेजरिंग बीकर। A measuring beaker is made up of glass, plastic और metal like aluminium। तो ये किस किस चीज़ का बना होता है? ग्लास, प्लास्टिक या फिर अल्मोनियम जैसे मेटल्स का। और देखो इसे हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालने के लिए, ठीक है, जैसे मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, सच एज 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 liter from a large container। ओके, द कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग बीकर इज मार्क्ड ऑन इट। अब आप लोग देखे होंगे दूध वालों के पास होता है इस टाइप का, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो दूध वाले इस टाइप का रखते हैं और इसको डालते हैं अपनी, वो जो उन्होंने कंटेनर लिया होता है उसमें से दूध डालते हैं, और उसी तरह नाप नाप के जो भी उस पर क्वान्टिटी लिखी होती है उस तरह उस हिसाब से वो दे देते हैं। सब पे क्या है? उसकी कैपेसिटी मार्क है, इसकी 100 ml, 200 ml, 500 ml। आई होप दिस इज क्लियर। 1 लीटर तक भी होता है, राइट। थर्ड है यूरेका कैन। यूरेका कैन इज अ ग्लास और पॉलिथीन और अ मेटल बीकर विथ अ साइड ओपनिंग नियर इट्स माउथ विच इज नोन एज स्पाउट। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है।
Thus the beaker can contain a volume of liquid up to the spout. Any excess of liquid overflows through the spout. ठीक है, सो देखो इसमें यहाँ पे ये जो यूरेका कैन है ये क्या है इसका, ये है इसका स्पाउट। ठीक है, अब देखो ये तो आप नॉर्मल सी बात है, इसके नीचे तक अगर आप रखेंगे तो आपका पानी या जो भी आप लिया है, आपने जो भी लिक्विड लिया है वो नहीं बहेगा। बट अगर उसी को हम लोग यहाँ तक भर दें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या स्पाउट है तो पानी इससे बह के निकल जाएगा और कितना हो जाएगा, स्पाउट के नीचे तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही बता रहा है, राइट। यूरेका कैन भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इररेगुलर सॉलिड। इररेगुलर सॉलिड अभी क्या था, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था टॉपिक वो था डेंसिटी ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर सॉलिड। बट अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इररेगुलर सॉलिड। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, सो किसी भी इररेगुलर सॉलिड की डेंसिटी पता करने के लिए हमें सबसे पहले उसका मास मेजर करना होगा विद द हेल्प ऑफ अ बीम बैलेंस। तो मैं आपको बताया था बीम बैलेंस क्या होता है, गूगल पे सर्च करिएगा पता चल जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम, उस सॉलिड की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करना होगा। ठीक है, और ये हम लोग एक्टिविटी 1 में देखेंगे। जब किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालेंगे तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उतना इज इक्वल्स टू इट्स ओन वॉल्यूम, राइट। तो एक्टिविटी 1 देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कैसे हमें डिटरमाइन करना है द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। सबसे पहले आप उस सॉलिड लीजिए, वो सॉलिड का मास आप मेजर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ द बीम बैलेंस। मास को नोट कर लीजिए, हम लोग कहते हैं लेट इट बी m ग्राम। ओके, m ग्राम मान लेते हैं उसका मास, राइट। तो ये मान लेते हैं कि ये स्टोन है, राइट। ये हम मान लेते हैं स्टोन है, इसका मास है 20 ग्राम मान लेते हैं इसका मास है इस स्टोन का। ठीक है, अब हमें पता करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता करना बहुत आसान है, वेरी इजी। सबसे पहले हमें मेजरिंग सिलेंडर लेने हैं, 2 मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए, सॉरी 1 मेजरिंग सिलेंडर लीजिए। ठीक है, और आप इतना पानी ले लीजिए उसमें, ठीक है, मतलब थोड़ा कम पानी, राइट। और उस पानी की जो भी वॉल्यूम है वो नोट कर लीजिए, मान लेते हैं V1। ठीक है, क्या है, पहले वॉल्यूम क्या है पानी की, V1 है। और अब उस स्टोन को लाइए, पहले थ्रेड से उस स्टोन को बांधिए और इस स्टोन को इसके पानी के अंदर डालिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी पानी स्प्लैश ना हो, बाहर ना आए, जितना पानी आपने नोट किया था उतना ही पानी हो। तो इस स्टोन को क्या करेंगे आप, इस स्टोन को इसके अंदर लाएंगे। तो जब इस स्टोन को इसके अंदर आप ले आएंगे तो क्या होगा, उतना पानी डिस्प्लेस होगा ना, तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम हो जाएगी इंक्रीज। मान लेते हैं जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई इट इज V2। ठीक है, ये क्या है, V2, इतनी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वॉल्यूम निकल गई, वेरी इजी, राइट। तो हम लोग कैसे वॉल्यूम पता करेंगे, V2 माइनस V1। लेट्स सपोज दैट जो V1 था, जब हमने V1 नापा तो V1 क्या था, मान लेते हैं V1 था 40 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और जो V2 था वो हम लोग मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, ओके उल्टा ले लेते हैं, राइट, गलत हमने क्वांटिटी ले ली। सो V2 हम लोग ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, क्योंकि बढ़ गया ना पानी बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गई ना। और V1 ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर क्यूब, जो पहले पानी की वॉल्यूम थी स्टोन को डालने से पहले जो थी, और ये वॉल्यूम क्या है, स्टोन को डालने के बाद।
तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, और मास हमने कितना लिया था 20, तो वॉल्यूम पता चल गई, मास पता चल गया, दैट इज हम 20 ग्राम लिया था हमने। तो हम लोग क्या करेंगे डेंसिटी नाप लेंगे। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू m बाई v, मास था 20 ग्राम, वॉल्यूम थी 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2, मतलब डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। तो इस तरह से एक इरेगुलर सॉलिड की डेंसिटी हम लोग पता कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। 70 था पहले V1, पहले पानी कितना था V1 था, और उसी में, उसी बीकर में, उसी सिलेंडर में हमने जब स्टोन को डाला तो वो पानी बढ़ के हो गया 80। तो अब 80 माइनस 70 करेंगे तो क्या आ गया हमारा वॉल्यूम आ गया, दैट इज 10, और सॉलिड का जो मास था फिर उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये सिंपल है, रीड कर लीजिएगा एक बार, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब दूसरी चीज, दूसरी एक्टिविटी, टेक एन यूरेका कैन, प्लेस द यूरेका कैन ऑन द टेबल विथ अ मेजरिंग सिलेंडर अंडर इट्स स्पाउट। स्पाउट के नीचे, यूरेका कैन के स्पाउट के नीचे हमने क्या रख दिया, मेजरिंग सिलेंडर रख दिया, और पानी कितना भरा हमने, एकदम स्पाउट की बाउंड्री तक, राइट। फिर क्या करना है हमें, जब तक पानी ओवरफ्लो ना हो तब तक हमें उस कैन में पानी डालते रहना है। तो जब पानी ओवरफ्लो होना बंद हो जाएगा तो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर को रिमूव कर लेंगे। फिर मेजरिंग सिलेंडर को खाली कर लेंगे, पानी गिरा देंगे, उसका सुखा लेंगे, और फिर उसको फिर से हम लोग स्पाउट के नीचे उसको रख देंगे। अब क्या करना है हमें, जो इरेगुलर सॉलिड लिया है हमने, मान लेते हैं स्टोन लिया है, उसको हम लोग थ्रेड से बांध देंगे, और फिर उस सॉलिड को जेंटली हम लोग उस पानी में डालेंगे। तो अब क्या होगा, हम लोग पानी में जब डालेंगे उस स्टोन को तो वो कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा, कुछ वाटर की जगह ही तो आएगा वो, तो जितने वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा वो वाटर उस मेजरिंग सिलेंडर में स्पाउट के थ्रू चला जाएगा। अब जो वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो जितना पानी मेजरिंग सिलेंडर में इकट्ठा हुआ, मेजरिंग सिलेंडर में तो लिखा ही होगा कितना कितना है, कितना ml है, तो मान लेते हैं 10 ml है, तो 10 ml अगर इकट्ठा हुआ तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम लोग उस सॉलिड को ड्राई कर लेंगे, फिर उसका मास पता करेंगे सॉलिड का। ये मास आप पहले भी पता कर सकते हैं इसको करने से पहले। तो मान लेते हैं मास आया 310 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम हमने पता कर ही लिया था 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, आ गया आपकी डेंसिटी। तो ये बिल्कुल सेम है एक्टिविटी 1 से, बस इसमें हमने वेसल चेंज कर दिया। सो दिस इज वेरी इजी, इसको पढ़िएगा अच्छे से एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। अब लिक्विड की डेंसिटी कैसे निकालना है वो देखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए किसी भी लिक्विड की, लेट्स से इट इज मिल्क और ऑयल, एनीथिंग, सबसे पहले हम लोग उसका मास m मेजर करेंगे कॉमन बीम बैलेंस से, फिर उसकी वॉल्यूम मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर से, और फिर उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे D = m/v। तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं एक्टिविटी 3 से, ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, सो एक्टिविटी 3 टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मिल्क। सबसे पहले हमें एक बीकर लेना है, ठीक है, और उस बीकर का मास हमें कैलकुलेट करना है कॉमन बीम बैलेंस की हेल्प से। मान लेते हैं उसका मास आया m1 ग्राम, ओके। तो ये चीज याद रखने वाली है कि वो क्या है, वो बीकर अभी एम्प्टी है, एम्प्टी बीकर का मास हमें लेना है, तो क्या आया m1 आया। अब हमें एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और एक सर्टेन क्वांटिटी तक, सर्टेन लेवल तक मिल्क उसमें डाल देना है। लेट्स से हमने मिल्क डाला 50 सेंटीमीटर क्यूब तक या फिर 50 ml तक, तो क्या होगा, उसके बाद हमें वॉल्यूम मिल गई मिल्क की 50 ml और 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो मिल्क है उसे हमें उस एम्प्टी बीकर में डाल देना है जिसका हमने सबसे पहले मास निकाला था m1 ग्राम।
उस बीकर में हमने डाल दिया, उस खाली बीकर में हमने डाल दिया मिल्क को। अब फिर से उसका मास मेजर करना है। अब मास मान लेते हैं उस बीकर का आया मिल्क के साथ m2 ग्राम। अब हमें डिफरेंस निकाल लेना है m2 माइनस m1, जिससे कि हमें मास मिल जाएगा। अब मान लेते हैं हमें मास मिला 51.5 ग्राम। तो मास हमें मिल गया 51.5 ग्राम और वॉल्यूम हमें पता थी 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड करके डेंसिटी निकल गई। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, सब कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी बॉटल। अभी डेंसिटी बॉटल क्या होता है? सो अ डेंसिटी बॉटल इज अ स्पेशली डिजाइंड बॉटल which is used to determine the density of a liquid। एक ऐसा स्पेशली डिजाइन बॉटल है जिसकी मदद से हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को पता करते हैं। अब देखो ये फिगर 2.6 में डेंसिटी बॉटल को दिखाया गया है। ठीक है, ये एक स्मॉल ग्लास बॉटल है, ग्लास का बॉटल है ये छोटा सा। ठीक है, जिसका एक ग्लास का स्टॉपर है नेक के पास, राइट। और ये बॉटल एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड को ही स्टोर कर सकता है। जैसे कि इस पे लिखा है 50 ml, मतलब ये 50 ml ही स्टोर करेगा, इससे ना ज्यादा करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेगा। सो इस बॉटल की जनरली जो वॉल्यूम होती है वो होती है 25 ml टू 50 ml। और इस स्टॉपर के पास एक नैरो होल है। आई थिंक इट इज विजिबल, right? It is visible, the hole is visible. So when the bottle is filled with the liquid and the stopper is inserted, the excess liquid rises through the hole। जब बॉटल को हम लोग फिल कर देते हैं लिक्विड की हेल्प से और स्टॉपर को लगा देते हैं, तो जो एक्सेस लिक्विड होता है वो उस होल से बाहर आ जाता है। इसका मतलब जो बॉटल है वो हमेशा सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ही कंटेन करता है जब भी हम उसे भरते हैं। अब नोट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या नोट दिया हुआ है यहाँ पे? सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो द मास इन ग्राम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द बॉटल कंप्लीटली विद गिव द वॉल्यूम इन ml ऑफ बॉटल। तो आपको पहले से ही पता है कि जो डेंसिटी है वाटर की वो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मास होगा ग्राम में वाटर का which is needed to fill the bottle completely will give the volume in ml। तो ml में दे देंगे उस बॉटल पे। ठीक है, तो इस बॉटल को आज किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के नाम से। तो डेंसिटी बॉटल भी कहते हैं और इसे आजकल स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी कहा जाता है। सो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इस पार्ट के हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में रिलेटिव डेंसिटी स्टार्ट करेंगे। अब देखो टॉपिक क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग द डेंसिटी बॉटल। तो अब इस डेंसिटी बॉटल की हेल्प से उस लिक्विड की डेंसिटी हम लोग कैसे निकालें ये देखना है। ओके, सो इसको हम लोग इस एक्टिविटी 4 से जानेंगे। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग अ डेंसिटी बॉटल। सबसे पहले हमने उस डेंसिटी बॉटल को वॉश करना है और ड्राई करना है, और फिर से उसी तरह उसका जो एम्प्टी बॉटल है उसका मास मेजर करना है यूजिंग अ बीम बैलेंस। तो मान लेते हैं उसका मास है m1 ग्राम, उसे हम लोग ले लेते हैं 30 ग्राम, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में। सो द मास ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज 30 ग्राम। अब हमें स्टॉपर को रिमूव करना है बॉटल के और उसमें वाटर को फिल करना है। फिर स्टॉपर को रिप्लेस करना है और जो बॉटल है उसके बाहर के हिस्से को हमें सुखा देना है। फिर से उसका मास मेजर करना है। तो मान लेते हैं उसका मास है m2 विच इज 60 ग्राम। ठीक है, अब तीसरी बार फिर से हमें उस बॉटल को एम्प्टी करना है, मतलब पानी उसमें से निकाल देना है और फिर से उसे सुखा देना है। अब हमें उस बॉटल को उस लिक्विड से गिवन लिक्विड से फिल कर देना है। मान लेते हैं कि मिल्क दिया है तो उसे मिल्क से फिल कर देंगे, पानी निकाल के सुखा के अब उसे मिल्क से फिल कर देंगे। फिर से स्टॉपर को रिप्लेस करेंगे, बॉटल के बाहर का हिस्सा पोंछेंगे और उसे ड्राई करेंगे, और फिर से उसका मास जब हम निकालेंगे तो वो आएगा m3 ग्राम। मान लेते हैं क्या आया, मिल्क का मास ऑफ बॉटल फिल्ड विथ मिल्क कितना आया, 54 ग्राम। अब हम इससे पता कर सकते हैं वाटर का मास, मतलब m2 माइनस m1। मतलब जब बॉटल में वाटर फिल था विच इज m2 60 ग्राम माइनस
एम्प्टी बॉटल का जो मास था वो 30 ग्राम, तो कितना आ गया 60 माइनस 30 ग्राम, ये क्या आ गया, मास आ गया वाटर का। फिर लिक्विड का मास मतलब मिल्क का मास M3 माइनस M1, जब हम लोग बॉटल को इस लिक्विड से मिल्क से फिल किए थे और जब वो बॉटल एम्प्टी था, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 ग्राम, राइट। तो M3 माइनस M1 करेंगे तो आ जाएगा 24 ग्राम। तो मास, वाटर का भी मास आ गया और लिक्विड का भी मास आ गया। अब हम जानते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मास है वाटर का बॉटल में, उससे हमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी बॉटल की। फिर लिक्विड का मास M3 माइनस M1 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगी M2 माइनस M1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे लिक्विड की डेंसिटी, मतलब मास ऑफ लिक्विड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम भी हमें मिल गया था, मास भी मिल गया था, तो अब उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करके अपनी डेंसिटी लिक्विड की निकाल लेंगे। तो देखो शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इसको 2-3 बार इस एक्टिविटी 4 को रीड करना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 2-3 बार इस एक्टिविटी 4 को रीड करिएगा, समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ के समझिएगा अच्छे से, इसको कैलकुलेट करिएगा, सॉल्व करिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसे फिर से समझा दूंगी एक्टिविटी 4 को। अब नेक्स्ट पार्ट में विच इज पार्ट 2 हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक से विच इज रिलेटिव डेंसिटी, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पार्ट 2 में ख़त्म कर दिया जाए। I hope that you like the video. Please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching. Thank